अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट इंतहाई अहम रहेगी इस हवाले से कि हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जस्टिस रिटायर्ड अनवार उल हक साहब। आपको बताता चलूं कि ये पॉडकास्ट सुनना देखना इसलिए ज़रूरी है कि शायद आप हमारे जुडिशल सिस्टम को समझ पाएंगे, शायद आप समझ पाएंगे आज की पॉडकास्ट के बाद कि आवाम को इंसाफ, आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलता है, एक मिडल क्लास बंदे को इंसाफ कैसे मिलता है और हाई क्लास लोगों को इंसाफ कैसे मिलता है, और कुछ ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते कि बहैसियत जज ये कैसे की जा सकती हैं। ये एक बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट है और मेरी रिकमेंडेड है कि आप इसे देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है, और उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि हम एक इलाके से, माशाल्लाह, जिलम का होना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात। थैंक यू सर। मैं आगाज़ करूंगा सवाल का पहला। जब आप एज ए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आपने चार्ज लिया, सबसे पहला ऑर्डर आपने दिया कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। ये तो बड़ी मैंडेटरी चीज़ होती है, अभी प्रोटोकॉल और चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल दुनिया देखती है, गांव वाले देखते हैं, लोग रिश्तेदार कहते हैं वाह, तो आपने उसी को रद्द कर दिया। पहली बात, आपने पहले सवाल से ही मुझे ज़ेर बार कर दिए। देखिए, बात यह है कि जो बहुत सच्ची बात है इसमें, जो कि आपने इंट्रो में कहा है कि वो बातें होनी चाहिए जो शायद आम दुनिया में हम नहीं कर पाते, तो आपके साथ दिल से बात कर रहा हूँ कि यहाँ से GOR से गवर्नर हाउस का थोड़ा सा फासला है। सड़क की एक तरफ GOR है जहाँ मैं रहता था बतौर जज, और बतौर चीफ जस्टिस वहाँ से जा रहा था हलफ के लिए। तो रास्ते में जो देखा मैंने कि पहला ही दिन मेरा, पहली सवारी मेरी चीफ जस्टिस, और माल रोड पे सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी, और उस वक्त मेरी बेटी मेरे साथ बैठी, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी। तो बड़ा बुरा लगा मुझे, और ख़ास तौर पे मेरी बेटी को, कि उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि इनमें से कितनी बच्चियाँ और बच्चे होंगे कि जो जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। वही सुबह का टाइम था 8 बजे, तो ये सारे लोगों ने पता नहीं कब से रुका हुआ। तो बहरहाल ये एक चीज़ ऐसी थी कि जिसने मुझे बहुत हौसला दिया कि मेरा जो ख़ानदान है, मेरी जो फैमिली है, जो मेरी इमीडिएट लव्ड वंस है, वो मुझे ये तरगीब नहीं दे रहे कि प्रोटोकॉल थोड़ा है, वो मुझे डरा रहे हैं कि हम किस सफ़र पे रवाना होने वाले। वाह वाह। तो बस फिर मुझे वहाँ जाके जो हलफ हुआ मेरा, तो मुझे भी पता था आईनी तौर पे कि जब तक मेरा हलफ नहीं होगा मैं चीफ जस्टिस नहीं हूँ। जो ही हलफ ख़त्म हुआ तो सबसे पहला फर्स्ट आर्डर जो गवर्नर हाउस में मैंने गवर्नर साहब के सामने और IG पंजाब के सामने किया, वो यही था कि अब मैंने यहाँ से हाई कोर्ट जाना है तो मेरा प्रोटोकॉल ख़त्म कर। मैं ये समझता हूँ कि असल प्रोटोकॉल ये है कि लोग आपके साथ सलूक क्या करें, लोग आपके बारे में जान क्या रहे, लोग आपके बारे में राय क्या कायम कर। ये जो प्रोटोकॉल हम मसनूई तौर पे करते हैं, ये प्रोटोकॉल हमें अपनी उन चीज़ों को छुपाने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है जिनको हम सामने आने नहीं देना चाहते, जो हमारे सिस्टम की खराबियाँ हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर तो नहीं सकते, बयान भी नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को पर्दादारी करने के लिए करते हैं। मैंने प्रोटोकॉल को रिफ्यूज़ किया। बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ थीं, वो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, मैं जिस हालत में बतौर जज काम कर रहा हूँ, इतना प्रोटोकॉल मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये किया। मुझे बहुत अच्छा इस बात पे भी लगा कि लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली देखा, और मुझे ज़्यादा काम करने का मौका। अगर आपको प्रोटोकॉल के जंगले में बंद कर दिया जाए तो आप, जिस तरह थोड़े दिनों के लिए मैं चीफ जस्टिस बना था, शायद मैं कोई काम भी ना कर, मैं उसी में कैद होकर रहा। आपके 9 से 10 साल के कैरियर में हमने 40 से 50 हज़ार के दरमियान केसेस को हैंडल किया। जैसे साहब, कोई ऐसा केस बताएं जिस केस ने आपको हिला दिया हो और रुला दिया हो। केस तो सारे ही ऐसे होते हैं कि अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हैं तो आप जब किसी को मुश्किल में देखते हैं तो आप हिल जाते हैं, क्योंकि जब इंसान सारे हम रूमी की नज़र से देखते हैं तो हम में दुई है ही नहीं, मैं और आप एक ही हैं। रूमी का ये कहना है कि अगर आपको किसी को थप्पड़ मार रहे हैं
तो उतनी ही पेन आपको भी होनी चाहिए जिसको आपने थप्पड़ मारा है उसको, क्योंकि कोई फर्क है ही नहीं। हम सारे एक इकाई की तरह हैं, हम वादत में हैं। ये दुई जो है ये हमारा एक नजरी पर लिखा है, इस पे लंबी बहस है, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन सारे ही केस सेंसिटिव होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि केस सेंसिटिव नहीं होता, उसके सब्जेक्ट सेंसिटिव होते। आपके लिए अपना मामूली सा मुकदमा भी किसी के कत्ल के केस से भी बड़ा केस हो, जिसका जो इशू है, जिस तन लगती है, जिसको लगती है उसको पता होता है। तो इसलिए सेंसिटिविटी जो है ये रिलेटिव टर्म है। आप कहें जी 10 अरब रुपए का मुकदमा है, एक चपरासी की नौकरी का केस है। आप उसकी आंखों से जुडिशियल सिस्टम को देखें, उस बेचारे को लगता है कि ये कोई हिमालय पहाड़ है। उसको जज की नजर से देखोगे क्या मामूली सा केस है, ठीक है आज निकाल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, छोड़ो इसको किसी और इंपॉर्टेंट केस को। वो केस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट केस हैं ये रिलेटिव है हर आदमी के लिए। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको हैरत होगी कि आप मेरी जगह होते तो आपके साथ क्या हो। ये ऐसा मेरा क्लेम है कि जिसको कोई जज रिबट नहीं कर सकता। मेरी अदालत में हर रोज बहुत से केस आते थे जिसमें माँ बाप बच्चों की तकसीम पे लड़े, और ऐसे तकरीबन 10 मुकदमे हर रोज आते थे। अब एक कानून भी है हमारा, उसके अंदर गुंजाइश है कि अगर बच्चा समझदार हो तो बच्चों से पूछना पड़ता है, ये माँ बाप तो लड़ पड़े हैं, माँ ने खुला ले लिया है या बाप ने तलाक दे दी है, अब बच्चों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, माँ लेके जाना चाहती है, बाप लेके जाना चाहता, तो बच्चों से पूछते हैं आप किसके साथ जाना चाहते। आप बताएं आसफ साहब कि अगर 2 बच्चे आपके सामने खड़े हों, 10-12 साल उनकी उम्र, वो दोनों के हमने दोनों के साथ, ओए ओए ओए, मैं छोड़ दूंगा सर, मैं कैन नॉट डू इट। ये जो मसला है इसको आप सोचें कि इतना बड़ा बोझ एक जज एज ए ह्यूमन कैसे उठा सकता। कोई इंसान उन 2 बच्चों को ये जवाब दे सकता है कि मैं इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा हूं, मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं पूरे सूबे का सबसे बड़ा अदालती अफसर हूं, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े नहीं कर सकता। और वो जो बेवकूफ माँ बाप हैं जिन्होंने उनको पैदा किया, जिन्होंने 6-6 कलमे पढ़ के एग्रीमेंट साइन किया, सारी बरादरी के सामने ढोल डबके के साथ शादी की, थोड़े ही अरसे में अपनी अना की वजह से आपस में झगड़ा शुरू हो। और मैं आप पे इस पे बहुत डिबेट कर सकता हूं कि जितने लोग आपस में झगड़ा करके बैठे हुए हैं मियां में, 95% से ज्यादा ऐसे केस हैं जिसमें कोई झगड़ा है ही नहीं, उनके पास कोई वजह नहीं है झगड़ा करने। 2 मुख्तलिफ मजाज के लोग हैं, एक दूसरे को अपने मजाज का करना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है, और वो इस बात को समझे बगैर और एक दूसरे को समझाए बगैर उस सिचुएशन में पहुंच गए कि मैं उनके बच्चों से पूछता हूं बच्चों किधर जाने, कहते दोनों के साथ जाने, आप जो आप फैसला। What was your decision then? अब वहां पे वो जो फैसला है, वो जो अगर मैं इसको करता हूं बतौर जज, जो मुझे बतौर जज ही करना है, तो फिर मैंने देखना है कि बच्चे की वेलफेयर का देखना है कि क्या वेलफेयर कहां पे, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द सुप्रीम लॉ। अब मैं देखता हूं कि एक बच्चा जो है वो पिछले 8 साल से माँ की गोद में है, माँ के साथ रहता है, बाप को आज ही मिला है, लेकिन बाप उसको पाल पोस के बड़ा करके एक कामयाब आदमी बनाना चाहता है, उसके पास वसाइल भी हैं, तो बच्चे को बाप के साथ जाना चाहिए। अब वो माँ से छीन के बच्चे को बाप को देना, वो जो चीखो पुकार थी सारी, ये रोज होती, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी दिन की सिवाय छुट्टी वाले, रोज ही ऐसे केस। तो फिर सारी नौकरी में इस सारे प्रोसेस को देखते हुए जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था उससे 1 दिन पहले मेरा फेयरवेल डिनर था, तो मैंने वहां पे ये अनाउंस किया कि मैं इस कर्ब और अजाब को जो अपने साथ लेके जा रहा हूं कि जज फेल है इस सारे निज़ाम में, इंसाफ देने में, इंसाफ दे नहीं सकता, दे पाता नहीं वो, तो मैं रिटायरमेंट के बाद अपना वकालत का लाइसेंस रिस्टोर नहीं कराऊंगा, मैं वकालत नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस काज की वकालत करूंगा कि आप लोग लड़ो मत, समझने की कोशिश। पूरी दुनिया ADR की तरफ चली। ADR का मतलब है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन,
पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों ने अदालतों की बजाय अदालत के बाहर बैठ के फैसले करने शुरू। मैं ये सवाल ही पूछने वाला था आपसे कि अमेरिका के अंदर तो 90% से ज्यादा केसेस अदालत के बाहर ADR में वो ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं। पाकिस्तान में ADR फाइल क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा सिस्टम? ये हम उस बदकिस्मत जगह पे बैठे हैं इस मुल्क में कि पूरी दुनिया ADR पे चली गई, हम एक्सेप्शनल हो गए, मार्जिनलाइज हो गए। और कब से? और हम वो लोग हैं कि जिनके यहाँ एक पंचायत का निज़ाम सदियों पुराना राइज है। आप कभी इसको फिलोसॉफिकली देखें तो आपको हैरत होगी कि कुरान पाक में जो सबसे ज्यादा वाज़ेह हदायत है वो मीडिएशन की है कि दो लोगों में झगड़ा हो गया है, वो किसी बड़े को सालिस मुकर्रर करें, अपना फैसला कराएं, अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें। कुरान पाक में मियाँ बीवी को हदायत हुई है कि तलाक देने से पहले भी किसी बड़े लोगों से दोनों तरफ से एक एक आदमी को बुलाएं और उसका फैसला करें। सेम आप बाइबल में देखें, सबसे ज्यादा खुदा के नजदीक तरीन होने की जो बिशारत है बाइबल में, वो उन लोगों की है जो सुलह कराएंगे। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों ने, यूरोप ने इसको अडॉप्ट कर दिया। हम लोग इससे दूर हो, इतनी एफर्ट करने के बावजूद अभी तक हम कोई मुअस्सर ADR का कानून नहीं बना सके। और ADR के कानून को बनाने के लिए मैंने जितनी कोशिश की बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जज, जो एफर्ट्स की हमने कि किसी तरह से लोग ADR की तरफ आए। मेरा यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, सब क्या ADR के मुअस्सर कानून बन जाने से कुछ लोगों की रोटियां तो नहीं खत्म हो जाएंगी? होता ही तो ये है कि आप जब इलेक्शंस होते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट काम उनका क्या होता है, सबसे पहले लिस्ट क्या बनती है गांव में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखो मुकदमे कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, आओ इनकी सुलह कराएं और वोट लें। ये जो काम हमारे सियासतदानों ने या हमारे कैंडिडेट्स ने उठाया हुआ है, क्योंकि बहुत से मुकदमे करवाने वाले भी वो खुद ही होते हैं बास जगहों। ये गांव की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये बहुत आम बात है कि आपको मुकदमे पे राग़ब भी करना है। हाँ जी, बकरी की चोरी का भी MPMNA के उस इजाजत के बगैर पर्चा। हम छोटे छोटे केस जो हैं वो करते हैं और फिर उनमें राजीनामे करवाते हैं, और राजीनामा करवाने का जो इख्तियार है वो ये लोग अपने पास रखना चाहते हैं, हालांकि ये इख्तियार लोगों के पास होना चाहिए। और हमने इसका तजर्बा किया, जो मैं बात कर रहा था, बात कहीं से कहीं निकल गई, आई एम सॉरी। तो वो फिर मैंने अनाउंसमेंट किया, तो वहाँ पे वो एक मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं ये करूँ तो कैसे करूँ, तो उसके लिए हमें जेलम से मेरे बहुत काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं अबाजी इरफानुल हक साहब, तो उनसे भी मैंने मशवरा किया कि जी अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस अज़ियत से गुजरा हूँ कि ये क्या बात है कि एक जज अगर दो मियाँ बीवी से ये कहे या दो फ्रीकैन से कहे सुलह कर लो, तो वो जज ही नहीं रहता। आपको पता है इस बात? नहीं। हम जो जज हैं, पाकिस्तानी निज़ाम है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉ के तहत काम करते। हम कॉमन लॉ के कानून के तहत अगर लोगों को राग़ब करें, ज्यादा इंसिस्ट करें कि आप सुलह करें, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक फरीक को जो सुलह के लिए राजी नहीं हो रहा उसके बारे में प्रेजुडिस हो जाएंगे। ये बाकायदा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए हैं कि जिसमें केस ट्रांसफर कर दिए गए जैसे, और सही किए गए एक लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूँ आप सुलह करो, आप गलत काम कर रहे हो। तो मेरा ये कहना जो है मुझे बतौर जज उस मनसब से फारग कर देता है कि जहां मैंने गैर जानबदार फैसला कर। तो जज का ये काम नहीं है, जज को ये कहना नहीं चाहिए। जज के ऊपर कानून नाफज होना चाहिए कि तुमने इस केस को हाथ नहीं लगाना जब तक ये लोग किसी सालिस के पास होके नहीं आते। यही पूरी दुनिया का लॉ है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। मैंने लोगों को यही पे ADR की जरूरत है, यही ADR। मैंने लोगों को ये कहना है कि आप मेरी अदालत में तशरीफ ले आए, मैं तो इसको देखूंगा, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक है आपका, मैं अदालतों में बैठा हूं, मैं इस बात की तनख्वाह लेता हूं, लेकिन मैं आपकी केस को तब टच करूंगा जब आप मुझे साबित कर देंगे कि हमने बाहर बैठ के पूरी कोशिश की, फलां मीडिएटर के पास, फलां आर्बिट्रेटर के पास गए, हमारी बात नहीं तय हुई, इसलिए हम आपके पास आए। अब यहाँ पे एक और बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम ये जो अपने डिस्प्यूट्स अदालतों में लेके जाते हैं, क्या ये डिस्प्यूट्स होते हैं या दुश्मनी होती है? Sir, allow me to ask this question, please. I want to make it a question. देखिए, ये है कि डिस्प्यूट एक अलग चीज है और लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ये एक
अलग चीज है, लेकिन हम दुनिया का हर केस पाकिस्तान के अंदर लड़ते हैं बहैसियत वकील भी लड़ते हैं और बहैसियत पार्टी भी। बिल्कुल ऐसे हम लड़ते हैं, लेकिन डिस्प्यूट इज नॉट लड़ना बट लड़ाई इज लड़ना। तो इनमें जरा फर्क तो करे क्या? इसी में आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो सिस्टम है जिसके लिए हम परेशान हैं कि ये फेल है। मैं कह रहा हूं आप 45 साल इस शोबे में गुजारने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि जो इंसाफ कर सके। अब आप एक और बात सुनिए, किसी भी मुकदमे में खुदा न खास्ता किसी को भी जो दरपेश है उसे क्या चाहिए? उसे फैसला चाहिए जज का लिखा हो, या उसे इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। हम फैसले करते, आपके वकील अच्छे हैं, उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, उनका आर्गुमेंट बड़ा पावरफुल है, और वो आके मुझे कन्विंस कर लेते हैं, और दूसरी पार्टी के पास अपनी बात को बताने का हुनर ही नहीं है। है वो सच्चे? है वो भी शायद सच्चे। तो क्या करेगा जज? क्योंकि जज इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सिविल लॉ में ये गुंजाइश है, यूरोप में ये है, साउथ अफ्रीका में अब उन्होंने इसका कंबाइन कर दिया कि जज को इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा एक प्रोविजन है कि जज भी कह सकता है नहीं भाई फला एविडेंस लेके आओ, फला गवाह को बुलाओ। इस केस में मुझे लगता है वो तुम्हारी जो चाची है जो उस दिन वहां बैठी थी उसको अगर बुलाया जाए तो फैसला हो सकता है। ये वहां पे यूरोप में कर दिया उन्होंने, जज को बाख्तियार कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ हम उस फाइल के पाबंद हैं जो नीचे से बन के आती है। एक मुहर्रर का लिखा हुआ दफा, एक मुहर्रर की लिखी हुई FIR, और उसमें एक भयानक गलती कत्ल के मुल्जिम को बरी कराती है। मैंने खुद सारी जिंदगी यही काम किया, क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस। छोटी छोटी गलती, या डॉक्टर की गलती, पोस्टमार्टम की एक गलती, वो पर्पसली होती हैं। कुछ पर्पसली होती हैं, जो ज्यादा ट्रिकी लोग हैं वो पर्पसली भी करा सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन जो हो जाती हैं गलतियां एज ह्यूमन, उनको रिपेयर करने की सहूलत भी नहीं है हमारे पास। और हम फिर बाद में बैठ के कहते हैं इसके खिलाफ शहादत नहीं है, इसकी एविडेंस नहीं आई, अब मैं इसको बरी कर रहा हूं। क्यों कि लॉ जो है वो इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि 100 गुनाहगार बरी हो जाए, एक बेगुनाह को सजा ना हो। अब इस प्रिंसिपल को हमने गले से लगाया हुआ है, लेकिन अपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया। अब आप सोचें कि अगर आपके पास एक एविडेंस हो, एक लेबोरेटरी एविडेंस हो अनरिबटेबल, उसमें मुल्जिम नहीं बच सकता। लेकिन वो लेबोरेटरी एविडेंस कलेक्ट कैसे करनी है? क्या वो एक बेचारा मैट्रिक पास सिपाही जो है उसको पता है कि मैंने फिंगरप्रिंट्स कैसे उठाने हैं, मैंने कैसे संभालना है इसको? मैं तो बहुत पेचीदा चीजें हैं। और फिर हमारे उस सारे निज़ाम में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। तो जो आपका सवाल है उसमें यह है कि हम ये सारे मामलात लेके जब अदालत में जाते हैं, सारे मामलात को लेके जाते हुए आप ये देखो कि एक बच्ची है जिसको मार पीट के घर वालों ने निकाल दिया है, उनके साथ उसकी बनी नहीं। अब उसका सामान जहेज जो बाप ने दिया हुआ है किसी माड़े बंदे ने थोड़ा सा, उसको लेने के लिए अदालत में जाएगी, कौन लेके देगा? एक औरत है उसके पास तलाक का हक नहीं है निकाहनामे में, वो तलाक लेना चाहती है, कहां जाएगी? आप बताइए। एक औरत तो नहीं रहना चाहती, उसका खाउंद बड़ा उसके ख्याल में जलाद है, जालिम है, नशा करता है, मारता है, उसके साथ ज्यादती करता है, वो नहीं रहना चाहती, जाएगी कहां? उसको ये तलाक का हक कौन देगा? जज। तो एक अदालत पाकिस्तान में जो है उसके पास एक औरत का जाना, उसी जज के पास जिसके पास सारी दुनिया जहान के केस लगे हुए, वो इलेक्शन के केस सुन रहा है, वो रेंट के केस सुन रहा है, वही सिविल मुकदमे सुन रहा है, वो फौजदारी मुकदमे सुनता है, नारकोटिक्स के केस सुनता है, उसी के पास एक औरत खड़ी होगी जी मैंने तलाक लेनी। निजाम वही है, वकील वही है, कमरा वही है, सिस्टम वही। अब उस बेचारी ने कहां जाना है, कहां जाएगी? लिहाजा ये जो हमारे पास सिस्टम है कि हर चीज के लिए आपको अदालत में ही जाना है, और फिर उसी अदालत में जाना है जहां ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, बड़ा रश। आपको पता है 50 लाख मुकदमे पाकिस्तान में दायर होते हैं एक साल में। इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स ए ह्यूज नंबर। और ये नंबर मैं नहीं कह रहा आपको, ये ऑनलाइन अवेलेबल नंबर है जो पाकिस्तान लॉ कमीशन की साइट पे पड़ा हुआ है। 50 लाख मुकदमे हम हर साल दायर करते हैं पाकिस्तान में, और जज कितने हैं? 3100 से 200 तक उनकी टोटल।
और वो हर साल 50 लाख मुकदमे फैसला भी करते हैं। अब क्वालिटी निकाल लें इसमें से, मुझे बता दें कि दुनिया में कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं क्वालिटी का यही आपसे पूछना चाहता हूँ। द नंबर्स यू डील्ड वो कुछ 40 से 50 हज़ार केसेस, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक केस आता है उससे पहले उसने थाने से गुजरना है, पुलिस ने पकड़ना है, मुहर्रिर ने लिखना है, उसमें एविडेंस जो है वो टेम्पर होगा, उसमें लिखने में एरर्स होंगे, और फिर आपके पास सबूतों के मुताबिक केस पहुंचा दे और आपने तो वो सबूत देख के फैसला करना है। न मैंने नहीं अभी देखे सबूत, मेरे पास तो वो बेचारा आएगा खुद बहुत बूढ़ा होके या उसका बच्चा आएगा, ये वो मुकदमा लेके जाएगा अपनी तहसील की सतह पे एक सिविल जज की अदालत जी, जहां पे उसको 8 से 10 साल उस मुकदमे के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा, वहां से फैसला करवा के वो चला जाएगा जिली हेडक्वार्टर में, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, या वहीं पे बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास अपील लेके, फिर उसकी अपील कई साल खा जाएगी, और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट आएगा अगर उसमें इस्तेदाद रह गई है, हिम्मत रह गई है, और फिर मैं उसके साथ कई साल तक उसकी फाइल को इंतजार करवा के जो भी फैसला करूंगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता। तो ये कोई तो जिंदगी लग जाएगी, लगती है जिंदगी। देखिए, जब आपने लोगों को बिजी रखना है बेमानी मामलात में, तो आपको यही डिक्शनरी लानी पड़ती है कि जब मुकदमा लड़ रहा है, आपको दुनिया पूरी का सिस्टम का पता है, पूरे पाकिस्तान के अनपढ़ लोगों को पता है कि यूरोप में अगर किसी का किससे झगड़ा हो जाए और वो बंदा एक दूसरे से कहे मैं तुम्हें सू कर दूंगा, उसकी जान निकल जाती कि सू ना करना, मुझे अदालत में ना लेके। हमारे लोग सरेआम मीडिया पे बैठ के कहते हैं मेरे खिलाफ केस कर, मुझे कोर्ट में ले जाओ। क्या वजह है इसकी? क्या फिर एक चीफ जस्टिस रिटायर हो गए रोएगा नहीं? या जब बैठा होगा अपनी सीट पे कोई जज तो उसको परेशानी नहीं होगी? कि ये लोग क्या समझते हैं अदालती निजाम को? क्या ये गंदे कपड़े धोने का कारखाना है कोई, कि हम वहां बैठे हैं और वो जो सारा गंद है उसको एक आदमी अपने साथ बैठ के उसको साफ कर रहा है। वहां से लोग सर्टिफिकेट ला रहे हैं, कोई मोमन होने का सर्टिफिकेट ला रहा है, कोई काफर होने का सर्टिफिकेट ला रहा है। तो ये सिस्टम के अंदर अपनी खराबियां हैं, सिस्टम को ओवरहाल होने की जरूरत है। किसने करना है ये सवाल करें आप। यही तो सवाल बनता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। चल, $1 मिलियन क्वेश्चन। ये जो सिस्टम हमारा खराब हो चुका है, अब ये सिस्टम कौन ठीक करेगा? या कोई रेवोल्यूशन आएगा, कुछ होगा, कैसे ठीक होगा? जी मैं देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा सब्जेक्ट इस वक्त वो एक खास अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम में आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे तो आपको सारे जो सवालों का जवाब मिल जाएगा। कभी आपकी जो जुर्रत हो सकती है आप बिजली का बिल जमा ना करें, नहीं हो सकता, मीटर काट देंगे, गैस का बिल जमा ना कराएं, अगर आप इनकम टैक्स पे ही अपनी रिटर्न जमा ना कराएं, जी बड़ा गलत कुछ है जी। आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा ना कराएं, कभी हुआ है? नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये कवानीन मौजूद हैं, ये किसने बनाए? कि मेरी जरूरत नहीं उनको वायलेट करने की। मैं चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ, बिजली का बिल देने के लिए हर वक्त परेशान है क्योंकि आखिरी डेट ना गुजर जाए जी। लंबी लाइन में खड़े होकर लोग बिल जमा कराते हैं जी। क्यों? इसलिए कि अगर रियासत चाहे तो वो कानून बना सकती है कि जिसके खौफ के अंदर बंदा उस कानून पे अमल करता। आप मोटरवे पे कभी ट्रैवल किया आपने? जी, फ्रीक्वेंटली। मैंने चूंकि बहुत आपसे उम्र में ज्यादा हुआ है, तो जब जीटी रोड पे मैं ट्रैवल करता था, या अब भी जब मैं कभी ऐसी सड़कों पे ट्रैवल करता हूं जहां पे मोटरवे नहीं है, तो आप यकीन करें कि अगली गाड़ी अगर उसकी बड़ी है किसी की, तो मुझे रास्ता नहीं देता, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली वाला। आपने मोटरवे पे एक भी ड्राइवर को देखा जो आपको रास्ता ना दे? आप इंडिकेटर दें और वो आपको रास्ता ना दे देते। क्यों देते? खासतौर पे बड़ी गाड़ियों वाले एक ही लेन में रहते। वही ड्राइवर है ना जिनके बारे में हमारा इतराज था कि ये नशे करते हैं, ये इनकी अनट्रेन्ड है जी, इनको तालीम कोई नहीं इनकी। वो कहां से आ गई तालीम, कहां से आ गई तालीम? किस चीज का डर? चलान का, कानून का। तो वो 302 में भी तो सजाए मौत है, उसका डर क्यों नहीं? क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा, डिले है। डिले भी नहीं है, इंसाफ भी नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो तमाम कवानीन जिन पे इफेक्टिवली स्टेट अमल दरामद कराना चाहती है वो इफेक्टिव लॉज, बाकी डेकोरेशन, पॉइंट समझ गया, बाकी डेकोरेटिव है। जो मर्जी कानून बना, पाकिस्तान में कानून है 1 व्हीलिंग मोटरसाइकिल पे बच्चे का मोटर बाइक जब्त,
माँ बाप को जुर्माना है, क्या बात नहीं कर रहे बच्चे। कर रहे हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ माइनर जो है सिगरेट नहीं खरीद सकता दुकान से जाके। जी, क्या नहीं बिक रहे सिगरेट बच्चों को? बिक रहे हैं यहाँ तो और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है बच्चों को देने के। जी। तो ये जो कवानीन होते हैं इनको बनाना काफी नहीं होता, इनके अंदर वो रूह डालनी होती है। जिस तरह वो बिजली के बिल का कानून है, तो बाकी कवानीन क्यों नहीं इस तरह हो सकते? मोटरवे का कानून क्यों बेहतर है बाकी सड़कों के कानून से? तो जहां पे रियासत को लगता है कि हमें इसको ठीक करना है वो कर ले। तो अब सवाल आपका जवाब कि कौन करेगा, तो करना है लेजिस्लेशन। हमें सारी तवज्जो में हैसल कौम अपने लेजिस्लेटर्स की तरफ लेके जा, कानून बनाने वाले अदारे को पकड़ना पड़े। आज वो कानून बना दे, कोई सिविल जज 3 महीने अपनी फाइल अपने पास नहीं रख सकता, उसको फैसला करना है, वरना घर जाएगा वो। आपको एक फाइल नहीं मिलेगी अदालत में 3 महीने पर। लेकिन वो घर जाए तब तक वो कानून के अंदर वो रूह डाली जाए ना कि उस पर अमल दरामद रियासत कराना चाहे। तो जो लेजिस्लेशन है, जब वो कोई अच्छा और मौसर कानून बनाती है, जैसे हमारे सामने ये मोटरवे का कानून बनाया गया है, तो वो कानून अमल दरामद भी होगा और लोग उससे फायदा भी उठाएंगे और सबको बेनिफिट बराबर जाएगा उसको। जैसे अब यहीं पे सवाल पैदा होता है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों को खुद इंसाफ इन्हीं अदालतों से जल्दी मिल जाता है। इसलिए कि जब मैं जेलम गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था 1968 में, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल जेलम पूरे डिवीजन का एक आइडियल मॉडल स्कूल था और जेलम के तमाम आला सरकारी अफसरान के बच्चे हमारे क्लास फेलो थे, एक ही जगह बैठते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खराबी पैदा हुई तो 40 सालों में उन्होंने कहा नहीं, एक जामिया स्कूल होना चाहिए जो जरा बड़े लोगों के बच्चों के लिए होना चाहिए, और फिर प्राइवेट स्कूलों का कल्चर पैदा हो। फिर सिविल अस्पताल ही होता था, जहां मेरी भी सर्जरी हुई बचपन में, बाजू टूट गया तो उठा के सिविल हॉस्पिटल ले जाते थे, एक ही हॉस्पिटल था जी। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कल्चर पैदा। हम क्या कर रहे हैं, हम जजीरे बना रहे हैं। हमने अदालतों में भी जजीरे बनाए, हमने स्पीडी ट्रायल कोर्ट बना दिए, हमने सेशन जज को कुछ नहीं कहा जो डिले कर रहा है। हमने उसे कहा नहीं, तुम बाकी केस सारे छोड़ दो, ये एक कैटेगरी को पकड़ो, इसके स्पीडी ट्रायल। सिस्टम को ठीक नहीं किया। किसने करना है? लेजिस्लेशन ने कहा। जज कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हर जज की ज्यूरिस्डिक्शन का तयन किया हुआ है। एक मैजिस्ट्रेट एक बंदे को 3 साल सजा दे सकता है, वो 3 साल 1 दिन की सजा नहीं दे सकता, लिखा हो। तो आपने जो हदूद मुकर्रर करनी है कानून की, आपने जो दायरे लगाने हैं, उनके अंदर अंदर लोगों को पाबंद करना है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। जैसे अब अस्पताल दिन और रात खुलते हैं, खाने के रेस्टोरेंट दिन और रात खुलते हैं, बहुत सारी चीजें, स्कूल भी अब हैं दिन और रात खुलते हैं। बुनियादी चीज है, अहम चीज है इंसाफ लोगों को मिलना। क्या अदालतों को भी दिन और रात फंक्शनल नहीं होना चाहिए? और बाज़ औक़ात तो खुलती भी हैं और लगती भी हैं और फैसले भी होते हैं। अब आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है ना। देखिए, मैं जो आपके सामने एक जेलम का पतला दुबला सा नईफ सा इंसान बैठा हूं, मैंने इस बड़े सगीर में पहला तजर्बा किया। शाम की अदालत बना दी थी मैं थोड़े अरसे के लिए चीफ जस्टिस बना, खवातीन खास तौर। मैंने जाके लाहौर में शाम की अदालत बना के जज साहबा को बिठा के फैसले करवा के मैं रिटायर हुआ। और मैं वादा करके आया, लिखा हुआ है। आप मेरी लास्ट स्पीच देखिए जो मैंने हाई कोर्ट में की अपने फेयरवेल में, जो मेरा रेफरेंस पढ़ा गया था कि मैं ये अदालतें बना के जा रहा हूं और इसकी ये एक्सपेंशन होनी है, इसमें सिविल केसेस भी होने हैं, इसमें रेंट केसेस भी होने। और शाम की अदालत मैंने बनाई थी, वो भी तक शायद एक ही अदालत है। मुझे रिटायर हुए अब 5-6 साल हो गए। मैं तमाम अपने कुलीग्स को कहता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप प्लीज इस शाम की अदालती निज़ाम को बेहतर बनाए। वही कमरे हैं, वही प्रेमिसेस है, वही जगह है हमारे पास, जहां पे दिन को तिल धरने की जगह नहीं होती, जहां आपको इंसानों के बैठने की जगह नहीं मिलती, जहां आपको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, वही 4 बजे खाली हो जाती सारी जगह, 5 बजे फिर लगा दो। वो लोग जो बेचारे दिनों को काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो बच्चियां जो दिन में जॉब करती हैं, वो आए और अपनी अदालतों में आके अपने काम करें। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही निशानदेही की है कि शाम को अदालतें लगनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी सहूलत है लोगों के लिए। अल्लाहु अकबर। जैसे अब
ख़वातीन के लिए नादरा में काउंटर अलग, हर जगह काउंटर, उनके पासपोर्ट ऑफिस में काउंटर अलग, लेकिन जब उस एक ऐसी खातून जिसके ऊपर कोई महरम नहीं है बेचारी का, वो अकेली है, उसने कचहरी से लेकर अदालत तक उन्हीं मर्दों में से जो ऐसी आंखें खोल खोल के देखते हैं, उन्हीं से गुजर के आना है। क्या ख़वातीन के लिए अदालतों का निज़ाम अलग से बन सकता है? कोई इसमें गुंजाइश है या ये मुश्किल बात? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो आपने बात की है इसका ताल्लुक अदालती निज़ाम से हटके हमारे पूरे माशरती रवैये से है। जी। औरत जहाँ भी हो काबिल एहतराम है जी। क्योंकि मुझे अपनी अदालती ज़िंदगी में जो कत्ल के केस ज़्यादा दरपेश हुए, जो मैंने देखे, अपने FIR पढ़ी, उसमें ये बड़ी सीरियस बात है कि इसने मेरी माँ की तरफ देखा, माँ को गाली दी, इसने मेरी बहन को पकड़ने की कोशिश की। तो ये जो हम इतने सेंसिटिव हैं अपने इन रिश्तों के बारे में, ये सिर्फ अपनी ही जो बायोलॉजिकल माँ और बहन है उसके बारे में क्यों? क्या मेरी सिर्फ वही बहन है जिसको मेरी माँ ने पैदा किया? क्या ये जो सारे रिश्ते हैं, ये जो हम सारे गांव में हर औरत को माँ जी कहते हैं, क्या ये रिश्ते कॉमन नहीं है? बहन का रिश्ता कोई फिक्स है किसी के साथ? हम क्यों कहते हैं लोगों की बहनों को बहन? आपकी बहन मेरी बहन क्यों है? आपकी माँ मेरी माँ क्यों है? इसलिए कि ये रिश्ते पाबंद हो ही नहीं सकते। आप इनको मखसूस नहीं कर सकते बायोलॉजी में। आपके सबके साथ यही रिश्ता होना चाहिए। तो ये एहतराम की जो बात है, और जो एहतराम के रिश्ते हैं, जब अदालत में कोई आए, कोई बेचारी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाए, तो वहाँ पे उनको इस तरह का एहतराम मिले, तो वो सारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। वरना एक और जजीरा बन जाएगा कचहरी में कि एक अदालत औरतों की लगी हुई है, एक पर्दा लगा हुआ है, एक कनात लगा देंगे हम, एक कांस्टेबल को खड़ा कर देंगे, इधर मर्दों ने नहीं आना, इधर सिर्फ औरतों ने आना, बस इससे मसला नहीं हल हो। मसला तो पूरे माशरे का, पूरे रवैये से हल। लेकिन आप जब टीनेजर थे, आप जब उस दौर में औरत की जो इज्जत थी इस माशरे के अंदर, जो सिस्टम था वो बेहतर था, आज बड़ा खराब है। अच्छा, ये भी मेरा एक बड़ा डिबेटेबल सवाल है, इस पे मेरी बड़ी डिबेट होती है दोस्तों से। मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग थोड़े से माजी परस्त हैं, हम सारे जो बूढ़े हो गए मेरे जैसे, जो अब मेरी उम्र तकरीबन 70 साल होने लगी है, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मुझे अपना माजी ही बेहतर था। ये आपकी जो सोच है, मैं इसकी तायीद और तस्दीक करता हूँ कि हर ऐद में इसी सोचा गया है, लेकिन कभी आप इसको क्रिटिकली इसका एनालिसिस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद की तौबा नसूह किताब है, वो आप पढ़े तो उसमें उस ज़माने में लिखा हुआ है कि आज की नस्ल ख़राब हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया, अखलाकियात का जनाजा निकल गया है, हमारा मुआशरा डूब गया, अब हम ऊपर उठ नहीं सकते। पूरी पूरी किताबें आपको मिलेंगी। मेरे माजी में भी शायद रवैये इसी तरह के थे, लेकिन अब मैं जो देखता हूँ पीछे तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे मेरी सारी लाइफ है, मेरी कामयाबियां है, मेरी ताकत है, मेरी शो ऑफ है सारी जिंदगी की। फ्यूचर में सिर्फ कब्र है। अगर मुझे बचपन में आप ये पढ़ा दें कि ये कब्र हर वक्त सामने है, अगर आप मुझे स्कूल में ये सिखा दें कि मैंने मरना भी है, मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं यहां से गुजर रहा हूं, मैं रह नहीं रहा, तो आप देखें शायद सारे लोगों का रवैया ठीक हो जाए। किसी कैंसर पेशेंट को आपने किसी से लड़ते देखा है, जिसको डॉक्टर ने कहा है 2 महीने की जिंदगी रहेगी, उसको झूठ बोलते देखेंगे आप? सोच सकते हैं? उसको किसी का माल खाते देखेंगे आप? हालांकि डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने का टाइम तो कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह ने तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, मोहलत ही नहीं दी। तो ये थोड़ा सा एक और पहलू है इसका, उस पे हम बिल्कुल ठीक। अब मैं आना चाहूँगा आपके रिटायरमेंट के बाद के प्रोजेक्ट, जो कि मेरे भी दिल के बड़ा करीब है, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट, कि आपने आओ सुलह करें विद द हेल्प ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन आपने ये शुरू किया। हाउ इज इट पॉसिबल? आप, मैंने सुना है हजारों लोगों की सुलह करवा, खानदानों की सुलह करवा चुके हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ डू यू एक्सेस देम कि यार तुम लड़ रहे हो, सुलह कर लो, अब तो आप यूर नो मोर जज। जी बिल्कुल जी, यही बात है। एक बात बुनियादी समझ लेनी चाहिए कि ये जो बात किसी पे असर करती है या कोई किसी की बात मानता है, तो वो उसकी अथॉरिटी से, उसके ऑर्डर से, उसके रोब से नहीं मान। आपने जिंदगी में जिन लोगों की कोई बात दिल से मानी है, वो उनकी मिन्नत समाजत से मांगी। ये बात रिटायर होकर समझ आती है बंदे की,
कि जो आप बात किसी से मेहनत समाजत करके किसी बच्चे से बात, लोग वही हैं, पहले आप ऑर्डर करते थे, अब आप मेहनत कर रहे हैं। आर्डर कोई नहीं सुन। असल बात समझने वाली वही है, ईगो वाली, कि हम सारे अपनी अपनी ईगो की आग में जलने वाले, ईगो के घोड़ों पे बैठे हुए लोग हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो, सारी गेम ही अना की है। तो ये जो लोग हैं जिनको हम अब अप्रोच कर रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के जरिए, उसका तरीका हमने ये किया हुआ है कि शाह साहब की एक वेबसाइट है जो बिल्कुल टोटल हमें फ्री सर्विस प्रोवाइड। जब मैंने कहा मैंने फ्री करना है, कोई पैसे नहीं लेने किसी से, तो शाह साहब ने भी मेहरबानी की, कासिम अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा जी फिर हम भी इसको टोटल फ्री में रखें। तो उस पर वो वेबसाइट पे जाके आपने अपना नाम लिखना है, ये बताना है कि मेरा झगड़ा है, मैं अपने घर के माहौल को ठीक करना चाहता हूँ, मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम है, मेरे खान को कोई प्रॉब्लम है, हम इस घर को ख़राब कर देंगे, हम डाइवोर्स हो जाएगा, घर टूट जाएगा, आप जैसा भी एक दफ़ा हमारी को मदद कर, ये लिख के भेज। खाली फ़ोन नंबर दे, उनको फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। पूरी एक लिस्ट बनाता हूँ मैं उन लोगों की जिन्होंने वो झगड़ा ख़त्म करा सकते हो उनमें अहलियत उस ख़ानदान में, या इस झगड़े को बढ़ा सकते हो। तो फिर उसका पूरा एनालिसिस करके पूरी एक अपनी राय बनाने के बाद दूसरी पार्टी को फ़ोन कर, इसमें इसको आप एक मेरा वकीलाना ट्रिक की समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि आधा काम हो गया हमारा। जब एक आदमी ने एप्लीकेशन लिख दी है हमें, तो उसके दिल में अल्लाह मियां ने डाल दिया है कि मैंने अपना घर बचाना है। And there is a will, there is a way. तो वो दूसरे बंदे को जब मैं कहता हूँ कि भाई असल बात ये है कि ये देखो ये बंदे ने मुझे लिख के दिया है, मैं सुलह करना चाहता हूँ, अब आपके पास क्या रिजर्वेशन है, मुझे बताओ। अगर तेरे पास कोई माकूल वजह है तो हम बिल्कुल तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें इज्जत से बैठा के बजाय अदालतों में धक्के खाने के, यहीं डिवोर्स का सारा प्रोसेस कर देते। इस प्रोसेस के साथ आप एक बात को नोट फरमाइए कि हम इस सारे काम को जो करते हैं एज ए रिटायर्ड जज में करता हूँ और कासिम अली शाह फाउंडेशन में बैठ के, तो इसकी बहुत बड़ी एक कानूनी हैसियत भी बनाते हैं। इसकी कानूनी हैसियत इस तरह बनती है कि जब दो लोगों के दरमियान एक डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है मेरी मीडिएशन से, तो फिर हम एक अदालत में सिविल फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन भेजते हैं। कुछ बच्चे हैं यंग वकील जो बाहर से पढ़ के आए हैं, खास तौर पे वो फौरी तौर पे एक दावा दायर करते हैं एक खातून की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से, और जज के पास जाके उन दोनों का एक एग्रीमेंट जो मेरे सामने होता है वो जमा करा देते, और वो अदालत की डिग्री बन जाती, और इस डिग्री की अपील भी नहीं होती, वो फाइनल होती। जज साहब उनसे पूछते हैं, हाँ भी पढ़ लो, बार बार देख लो, कोई तुम्हें इसमें मसला तो नहीं है, तुमने मर्जी से ये सुलह की है, इसमें ये शराइत तुम दोनों ने कबूल किया, जी कबूल किए। तो फिर वो एक अदालत की डिग्री की शक्ल बनती है जिसकी अपील भी नहीं होती, और वो दोनों उसके बाइंडिंग होता है, और जज उसको बजरिया कोर्ट इंप्लीमेंट करा सकते। तो ये हम उनको बुला के जब बिठाते हैं, कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना। ईगो एक खतरनाक कील की तरह हमारे दिमागों में घुसी हो, पता भी नहीं चलता मैं कैसे उनको बताए बगैर ही वो कील खींच के निकाल देते हैं। जब वो निकल जाता है उनका झगड़ा रहता है। मैं पूछता रहता, कई ऐसे कपल हैं जो कहते हैं जी हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम आए थे आपके पास, बहुत शुक्रिया, बस मिल लिया आपसे। तो ये असल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे को समझने को तैयार। आप ये देखिए कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि घर कितनी तेजी से टूट, लाखों केस तलाक केस। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ, और इसमें हजारों केस हैं इस वक्त हमारे। और जो लोग अभी इसमें ये भी हमें प्रॉब्लम है कि वो बेचारे लोग जो लड़ रहे हैं, जिनको हमारा पता ही नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं। जिन लोगों को पता चलता है, मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस जो भी इसकी शक्ल होगी आपके पॉडकास्ट के, इसमें हमारा वो नंबर जरूर दे दें फाउंडेशन का, और वो लिंक दे दें ताकि वो लोग इसी खास क्लिप के ऊपर वो चले जी, ताकि लोगों को समझ आए कि ये एक्सेसिबल है, कुछ भी नहीं करना होता, नंबर डायल करना होता। मैं जरूर हिस्सा बनूंगा इसका। तो इसका जो लोग आते हैं हमारे पास, उनकी ये भी फीस है। जो एक कपल हमसे सुलह करके जाता है, वो बार बार बेचारे इंसिस्ट करते हैं, उनका दिल चाहता है कि हम कुछ इसमें हिस्सा डालें। अपना तो मैं एक फीस लेता हूं उनसे कि आप एक कपल की सुलह करा के पर्टिकुलर समय दे, आप जाए, आप अपने घर में किसी बहन भाई की सुलह करा दे, आप अपने दो मुलाजमों की सुलह करा दे, तो ये फीस है। तो ये एक वो चिराग से चिराग जलाने वाली बात है मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह में इतनी बरकत डाल रहा है इसमें, ऐसे लोगों की दुआएं शामिल है इसमें कि वो हो रहा है।
खुदा का शुक्र। बस यही वो आपका काम है जो मुझे आपके पास खींच के ले आया। ये आप मकनातीस के। बहुत मोहब्बत है आपकी, आप तशरीफ लाए हमारे पास। ये इस तरह के तो काम मैं चाहता हूँ सारे रिटायर्ड लोगों को करने चाहिए। और वो लोग जो समझते हैं कि मैं फ्री करता हूँ, मैं उनकी भी गलतफहमी दूर करता हूँ हर पॉडकास्ट में, हर जगह, हर स्पीच में जहां मुझे मौका मिलता है, कि मैं भी फ्री नहीं करता। मुझे जो पेंशन मिलती है वो तनख्वाह समझता हूं मैं। हाँ, तो अभी भी काम कर रहा हूँ। इसलिए कि पेंशन का मतलब है कि आपने एक अदारे में काम किया, आप बुढ़े हो गए, अब आप कुछ करने जोगे अगर नहीं रहे तो वो पेंशन आपको मिलेगी ताकि आपका बुढ़ापा आसान गुजरे। लेकिन अगर आप वो पेंशन ले रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं और नहीं करते तो वो हलाल कैसे होगी? अब आप सोचे कि मैं तनख्वाह को कैसे हलाल कर, ये काम करके। ये वो सारी कंपनसेशन है, ये वो सारा खपना है, ये वो सारा रोना धोना है कि हम सारे लोग जिन जिन कामों को कर रहे हैं उनमें अपना पूरा अखलास डाल के जिस तरह से कोशिश करके कर सकते हैं करें। कुछ नहीं जब हो सकता तो मेरी तरह छोटा सा जजीरा बना ले, एक कमरे की छोटी सी एक मेज के ऊपर एक अदालत लगा के बैठ के हूं, पूरे सूबे का चीफ जस्टिस। और जो 50,000 केस आप कह रहे हैं मैंने किए हैं, मैं आपको हल्फन कहता हूं उनका मुझे उतनी खुशी नहीं है जितनी इस एक केस की होती। अरे सुभान अल्लाह, ये है ही खुशी की बात। ये खुशी की। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने मैंने फैसले किए तो उनका क्या हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 50,000 कुछ 47,000 कुछ 100 केस मैंने एग्जैक्टली किए। उनमें से 47,000 उतने ही 100 लोगों को मैंने नाराज भी तो किया जिनके खिलाफ फैसला हुआ। 47,600 केस किया। अंदाज इतने ही है तकरीबन जी। तो अब वो जो केस है सारे, उनको मुझे तो नहीं पता था क्या हुआ आगे जाके क्या हुआ इनका, मैंने तो फैसला कर दिया अदालत में बैठ। लेकिन ये तो मेरी आंखों के सामने जब बच्चे हंसते हैं, जब माँ बाप 5-5 साल बाद बच्चों को मिलते हैं, अभी तो आपको हम वो केस बता भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते शायद, जिस तरह के अंधोनाक मामलात हमारे सामने आते हैं। कितने कितने साल एक बंदा अपने बच्चे को नहीं देखता, बच्चा सामने बैठा हुआ, मैं उससे कह रहा हूं, मैंने कहा अपने वालिद से कब मिले थे आखिरी दफा? कहते मैं तो कभी मिला नहीं। मैंने कहा ये आपके वालिद है? कहते नहीं, ये मेरा वालिद नहीं है, वो तो जेल में है, वो तो क्रिमिनल है। माँ ने सिखा दिया उसको बेचारी ने, अपने दुखों में, अपने गुस्से में, अपने बच्चे को 6 साल से ये सिखा रही है कि तुम्हारा बाप जेल में पड़ा हो। अल्लाहु अकबर। और वो बंदा रो रहा है बैठा। अब मैं उनको कहता हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, ये इतना इस बच्चे के लफ्ज काफी नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर वो उठ के जब इकट्ठे चले जाते उस बच्चे को लेकर, मेरे सारे पैसे पूरे हो जाए। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया आपका। From now consider me part of it as well. So nice. हम इंशाल्लाह इसमें जरूर अपना पहले ही हिस्सा है ये हमारा मैसेज जितने लोग तक जाए। जी जी। किसी एक को भी अगर समझ आ गई कि ये एक करने का काम है, किसी ने करना चाहा, मैं फ्री ट्रेनिंग करता हूँ लोगों की। कासिम अली शाह फाउंडेशन में लोगों को इनवाइट करते हैं, फ्री बिठा के पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक मीडिएटर कैसे बन सकते, आप लोगों में सुलह कैसे करा सकते। वाह वाह। तो ये कौमी तहरीक है, इसको तो मैं कहता हूँ एक नेशनल मूवमेंट की शक्ल में बनना चाहिए। मैं कासिम अली शाह, तो भी सच्ची बात है, दिन से बड़ा ममनून होता हूँ जब वो एक यंग आदमी को मैं देखता हूँ कि इतने जज्बे के साथ वो इस सारे काम को आगे चला रहे। कोई शक। अच्छा, जैसे अब 47,600 केसेस, क्या आप मुतमईन हैं आपने सबको इंसाफ दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई बंदा अदालत में मेरे पास आता था तो उस बेचारे को जरूरत होती थी इंसाफ की, मैं देता था फैसला। इसको समझे आप। अब मैं क्या कहूं इस निजाम के बारे में। इंसाफ नहीं दे रहे हम, इंसाफ दे नहीं पाते, दे सकते नहीं है, क्योंकि इंसाफ मैंने नहीं देना। मैंने उस फाइल में से एक निचोड़ निकाल के अच्छा बुरा जो जूस निकला है वो मैंने उस बंदे को ग्लास में डाल के दे देना है। उसको कड़वा लगे मीठा लगे, मैं क्या करूंगा, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक जज इंस्ट्रूमेंट है। मेरे लिए लेजिस्लेशन कीजिए, मेरे लिए कानून बनाइए, मुझे पाबंद कीजिए आप बतौर जज, ये करो, ये तुमने करना है, यू आर टू डू इट। अपने 9 साल के उस कैरियर में आपने इसके लिए कोशिश की? बहुत कोशिश की कि इसको कम से कम लोगों को बैठ के ये बताया अपने दोस्तों को कि इज्जत और लिहाज का फर्क समझो। एक स्पीच नहीं है मेरी हाई कोर्ट में, इसमें ये बात मैंने नहीं की। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने साथ होने वाले लिहाज को इज्जत समझते। आप मेरा लिहाज कर रहे हैं,
सबक चीफ जस्टिस, जब उस वक्त का चीफ जस्टिस होने की वजह से, अब मेरे आगे झुक के खड़े होते, अब मुझे सलूट करते, अब मेरा लिहाज करते। मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जिसको इज्जत समझता हूँ, और जब वो इतना ज्यादा करते हैं आप, तो मुझे लगता है तो बड़ी इज्जत हो रही है मेरी। इज्जत करने वाला कोई काम नहीं करता। इज्जत मेरी वो करता है जो जेल में बैठा है, जिसका मैंने फैसला किया, जो मेरी शक्ल से वाकिफ, जिसकी शक्ल से मैं वाकिफ नहीं, वहां से इज्जत फूटती। अगर आप इससे अवेयर थे 9 साल, आप कैसे इसके अंदर रहे? इसी तरह ये इसीलिए इतने ज्यादा केस फैसला हुए ना, कि जो आम लोगों के केस हैं, जो बिल्कुल टूटे फूटे लोगों के केस हैं, वो फैसले किए। अपने मुंह से बहुत ही बुरा लगता है अपने बारे में कुछ कहना, मैं नहीं कह सकता, आपको वहां से पूछना चाहिए जाके कोर्ट में, उनके बरामदों से पूछे अदालत के। कितने लोगों ने मेरे रीडर से कहा जज साहब को गलती तो नहीं लगी, मेरा बेटा बरी कर दिया, मैंने भी वकील ही नहीं किया। पूछा जाता है उन लोगों से, यकीन नहीं आता लोगों को। अभी ये जो काम कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट, आधे से ज्यादा वक्त जाया होता है ये बताने में ये फ्री है। लोग खौफजदा होते हैं कि पैसे मांगेगा, कल हमसे कोई ट्रिक करेगा, कल को बिल भेज देगा। कैसे उनको बताऊंगी ये फ्री? ये कल्चर बन गया है, ये इस तरह का माहौल बन गया है हमारा। अब इसमें से हम इस सिस्टम में से क्या और निकाले? एक बरतानिया के शायद या यूएसए के एक जज हैं, बुजुर्ग है, जिनकी वो अक्सर बड़ी खूबसूरत सी वीडियो सामने आती है, रिटायर हो गए और कैंसर में अभी। तो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि लोग डोनेशंस भेजा करते थे उन लोगों के लिए जो अपने जुर्माने नहीं अदा कर सकते। ये उन्होंने नहीं बनाया बेचारे ने, ये उसने अपने निजाम के अंदर लेजिस्लेशन करवाई, लेजिस्लेटर्स ने बना के दिया उसे। ये गुंजाइश पैदा की कि लोग पैसे दे सकते हैं जज को, मुझे आप 1 रुपया भेजे मैं डिसमिस हो जाऊंगा। मैं कैसे पैसे जमा करूंगा लोगों से? मैंने कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है वहां पे अपनी अदालत, मैं तो पैसे ले ही नहीं सकता आपसे, मेरा तो रीडर भी नहीं ले सकता कानूनी तौर पे आपसे कोई एक आना टका। आप वो जो मेरा बैग चपरासी खड़ा है उसको जमानत करा के जाते हुए पैसे देते हैं, वो इलीगल है सारे, लेकिन वो बेचारे ले लेते हैं, आप उनको दे देते हैं, खुशी की हालत में दे देते, बाजू का जबर की हालत में भी दे देते हैं। तो ये पैसे नहीं ले सकते हम। जो हमारे मुल्क में कई साल पहले ये कानून बना कि अगर आपका ट्रैफिक में कोई चालान होता है तो आप जज साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब के नाम अपनी वो चालान चिट और उसके साथ पेमेंट की रसीद जो किसी डाकखाने में और बैंक में आप जमा करा सकते हैं, करा के भेज दें। और मैजिस्ट्रेट पाकिस्तान में आपके तहसील का जो मैजिस्ट्रेट है, इलाका मैजिस्ट्रेट, वो आपका वो चालान खत्म कर देंगे किसने फाइन पे करती है, आपने जाना ही नहीं कोर्ट। अब ये कानून तो हमारे पास बन गया, इंप्लीमेंट नहीं किया, इस पे पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आई। कानून की बुनियादी शनाख्त ये होती है कि कितने लोग उस कानून को जानते हैं। हम कितने कवानीन हैं जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, इलाकाई जुबानों में कितनी किताबें हैं कानून की, कोई भी नहीं, किसी को पता ही नहीं। दफा 144 का नफाज करते हैं डीसी साहब, उसके नीचे एक लाइन है, आप पढ़ो और उसको हाईलाइट करें किसी प्रोग्राम में, उसके नीचे लिखा हुआ है मैंने इसको मनादी करने वाले के हवाले कर दिया, वो मनादी करके लोगों को बताएगा मैंने ये ऑर्डर किया। और वो कहाँ है वो मनादी वाला? कब आखिरी दफा आपने मनादी वाला देखा है? मैंने बचपन में देखे, भूमपू उसके हाथ में होता था, वो कहता है दफा 144 लग गई है, डीसी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया, अब यहां से ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। अब हम कानून बना देते हैं, वो तो किताबों में वकीलों के लिए भी शायद पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती। कितनी किताबें मेरी अदालत में आजकल जदीद दौर आ गया, वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, कहते हैं हो गया। ये नहीं ना होता, ये सोशल मीडिया पे जो सारा कुछ लगा होता है ये सच होता है क्या? साथ ही तो आप कहते हैं सारा सच नहीं है, नहीं है। साथ ही तो आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सोशल मीडिया भी सारा सच नहीं है, पाबंदियां भी लगाते हैं हम। हाँ जी। तो फिर ये जब आप लोगों को ये कहते हैं कि सोशल मीडिया वाले खुद अपना डिस्क्लेमर डालते हैं, गूगल डिस्क्लेमर डालता है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सारे सॉफ्टवेयर अपना डिस्क्लेमर डालते हैं, ये गलत भी हो सकता है। तो फिर हम सोशल मीडिया पे क्यों डिपेंडेंट हो? हमारा अपना जो एक सिस्टम है जो बना हुआ है, जो जिसको हमारे बाबे अब भी अगर जो जिंदा है 80-90 साल के, वो बताते नहीं है कि अंग्रेजी जमाने में किस तरह ऐलान होता, किस तरह मनादी होती थी, किस तरह लोगों को पता होता था कानून का। कानून ज्यादा नहीं चाहिए, कानून थोड़े बनाए, इम्प्लीमेंट करें। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है, कमाल की रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च लॉ में ये आई। उन्होंने कहा है कि किसी भी दुनिया के मुल्क के जो कवानीन हैं उसमें जो सजाएं हैं उनका ज्यादा होना जरूरी नहीं, थोड़ी सी सजा रखे हर जुर्म की। लोगों को जेलों में नहीं रख सकती रियासत, उनको खाना पीना देना, उनकी तरबियत, सारे मामलात
ये जरूरत नहीं है। सजा का हतमी होना, इम्प्लीमेंटेबल होना जरूरी, उसका इफेक्टिव होना जरूरी। हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि सजा होगी, चाहे एक दिन की हो। या पाकिस्तान में आम लोगों को मजा आया देख के कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा का मंजर दिखा लो। यूसुफ रजा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और जज साहबान कहते हैं आपको सजा हो गई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब आप उठेंगे उस वक्त आपकी सजा खत्म हो जाएगी, और साथ ही जैसा उठ गए। तो ये लोगों को पता है कि ये सजा, और उसके बाद क्या हुआ, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। वो चंद लम्हों की जो सजा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, उसका हतमी होना क्या है कि सजा हो गई, दैट्स इट। अब हमारे यहां लोगों को पता है 302 में सजाए मौत है, लोग मर्डर करते हैं। चोरी का किसको नहीं पता सजा हो। 1979 से हाथ काटने का जुर्म है पाकिस्तान चोर का। कितने हाथ कटे? एक भी नहीं कटा। डकैती में टांग कटने का लॉ है पाकिस्तान का। मैं पाकिस्तानी कानून आज का बता रहा हूं आपको, ये हमारे हदूद लाज हैं बाकायदा। ये 1979 से बने हुए हैं, नाफिज है, लेकिन हमने इस पे किसी पे अमल ही नहीं किया। बताए कितने डाकुओं की टांगें काटी हैं हम, कितने चोरों के हाथ काटे हैं हम। तो फिर जो उनको सजा दे दी जाती है वो किस कानून? वो कहते हैं नहीं जी, इसमें इस्लामी कानून के तहत सजा देना मुमकिन ही नहीं है, इसमें शहादत की वो वैल्यू वो नहीं है जो हमें चाहिए इस्लामिक लॉ के तहत, लिहाजा हम इनको पाकिस्तानी कानून में ताज़ीरत पाकिस्तान में सजा दे रहे हैं। इसको 6 महीने सजा दे दो, उसको साल दे दो, उसको 2 साल दे दो। तो वो जो कानून हम बनाते हैं वो तो बड़े धुआंधार बनाते हैं, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं होता। हमें तो वो कानून चाहिए जिसमें अमल। वो बिजली वाला बिल का जो मैंने आपको मिसाल दी, अगर कानून है और मुझे पता है कि ये है, मैं इससे निकल नहीं सकता, ये ऐसा जाला नहीं है कि जिसको तोड़ के निकल जाऊं, तो फिर मैं उस पर अमल भी करूंगा। ये नहीं हो सकता मैं अमल, फिर मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत। मैंने कभी बिजली के बिल के लिए वकील नहीं किया, ज्यादा भी आ जाए तो पहले जमा कराता हूँ, फिर जाता हूँ उन्हीं के पास, यार ठीक कर दो इसको। तो ये इसलिए हमें कवानीन के बारे में जो बनाने वाले हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी, हमें लेजिस्लेटर्स के साथ बैठना पड़ेगा। उनको तो बेचारों को समझ ही नहीं है कि उन्होंने क्या कवानीन बनाने। हर बंदा अफरा तफरी में है, किसी को अपनी हुकूमत के चलने की यकीन ही नहीं होता। जो बंदा अफरा तफरी में होगा वो क्या काम करे? वो इस काबिल है कानून बना सकते हैं? हो सकते हैं इस काबिल, अगर हम अपने वोट उन लोगों को दें जिनके बारे में पता होगा ये सही कानून बनाएंगे, वही जाएंगे ना। फिर अपने सामने अनपढ़ आदमी जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके अनपढ़ होने की बातें करते हैं, उन्हीं को वोट दे देते हैं। और फिर उन्हीं से तवक्को करते हैं कानून बदल देंगे। वो क्यों बदल, किसके लिए बदल? कोई वजह ही नहीं है उनके पास इस तरह के काम करने। कोशिश तो यही हमारी होनी चाहिए कि हम ऐसा एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें पहले लेजिस्लेशन ठीक, फिर वो सख्त कवानीन बनाए, फिर जजेस को पाबंद करें कि इस कानून के मुताबिक आपने ये करना है, वो कर दें। जज ने तो एक सजा देनी है, दे देगा। जज साहब, हम जो आम पाकिस्तानी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा, अगर बैरून मुल्क अगर हम कहीं चले जाएं ना, तो जो आम पाकिस्तानी भी जा सकता है, उसकी हद उम्रा करने के लिए वो सऊदी अरेबिया चला जाएगा, और फिर वहाँ जाके हम कानून देखते हैं कि इस्लामिक कानून है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इम्प्लीमेंटेड भी है। तो वहाँ पे जो शरअ हम देखते हैं जुर्म की, वो कम नज़र आती है। नमाज का वक्त है और नमाज के लिए चले गए, शीशे के दरवाजे बंद करके सोने की दुकान छोड़ के चले जाते हैं, चोरी कोई नहीं करता। देखिए ना, उसकी वही है ना कि जब आपको ये यकीन हो कि मैं चोरी करूंगा और मेरा हाथ कट जाए, मैं स्मगलिंग करूंगा मनीषात की मेरी गर्दन कट जाए, अगर ये यकीन आ जाए, आप करेगा कौन? कोई अबनॉर्मली जुर्म करेगा ना वहाँ। तो वही अबनॉर्मली केसेस, वही बात है ना कि देखिए, जब हमें ये यकीन हो जाए कि ये सजा मिलेगी, हम कहते हैं ये सजा हो सकती है तुम्हें। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा तुम्हें ये सजा मिलेगी, उसको पता नहीं मिली। मैं अच्छा वकील करूंगा, मैं लंबा करूंगा मुकदमे को, गवाह मर जाएंगे। बस मेरे सवाल का मकसद ये था कि क्या इस्लामिक कानून बेहतर है या जो पाकिस्तान का आइन है इसके मुताबिक? कानून तो सारे ही ठीक है। इस्लामिक लॉ हमारा टेस्टेड लॉ है, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी आप सऊदी अरबिया की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमने अपने इस सिस्टम के मुताबिक, अपने लोगों के मिजाज के मुताबिक उसको कैसे टेलर करना। हमने सारे कवानीन एज इट इज अंग्रेजों से लेके पाकिस्तान में नाफिज, हमने अपने कल्चर को भी नहीं देखा। इस
हमने 1979 तक, कल्चर को छोड़े मजहब ही देख लेते। 1979 में पहली दफा हमने ये इस्लामी कवानीन लेके आए ना जनरल ज़िया उल हक साहब, और उनकी सूरत हाल ये है जो मैंने आपको बताया कि आज तक किसी चोर का हाथ नहीं कटा। तो ला तो है इस्लामिक, तो क्या खुदा ना खास्ता हम ये कहना शुरू कर देंगे कि इस्लामिक ला गलत हो गया? ला नहीं गलत होता, इम्प्लीमेंट करने वाले। और एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं बार बार कहता हूं कि जज इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है, वो डिफरेंट फोर्सेस है। कानून बनाने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाले दो अलग लोग हैं। जज उनके दरमियान एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। अब सारी तवज्जो जज की तरफ हो। आप 18-19 ग्रेड के डिप्टी कमिश्नर के कमरे में नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बैठ सकते हैं आप, क्योंकि सामने जज बैठा है, वो आपका केस सुन रहा है। दुनिया की वह जगह है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, 100% दोनों को पता है सच क्या है, 100% दोनों को पता है सच क्या है। इम्तिहान किसका ले रहे हो आप बताइए? किसका टेस्ट हो रहा है? जज का टेस्ट। सच कही, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है ना असल सच क्या है जी। तो वो किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं, किस बात पे जोर लगा रहे हैं, किस बात पे सरमाया खर्च कर रहे हैं? ईगो। नहीं, ईगो पे कर रहे हैं, ईगो पे कर रहे हैं और अपना दाव लगाने के लिए कर रहे हैं कि शायद मेरा दाव लग जाए। मैंने कब्रिस्तान की पूरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, मेरी नहीं है, ला में तो मेरी नहीं बनती, लेकिन मैं मुकदमा लड़ता हूँ। ये जो लोग इसकी मजामत कर रहे हैं वो मर खप जाएंगे, और वो मर खप जाते हैं लोग, और 100 साल चल जाते हैं लोगों के मुकदमे और डिस्प्यूट। जैसा 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ, 50 के बाद आइन बना, टूटा बना मुतअद्दिद दफा। अब जो आइन पाकिस्तान है, क्या ये अपडेटेड है? बिल्कुल हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन मुल्कों के मुकाबले में है हमारे पास आइन? बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसी समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक हमारे कौमी जिंदगी का एक माइलस्टोन है कि हमारे पास कम से कम एक आइन है अब। और ये आइन अब खासतौर पे जो 18वीं तरमीम के बाद है, ये एक बहुत बेहतर फॉर्म में मौजूद है। अब फिर उसका मसला यही है कि हम उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब आइन को देखें आप, उसको अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा वकीलाना तर्ज पे लिखूं तो आपको हैरत होगी, हंसी भी आएगी आपको। अब आइन में लिखा है कि मेरा हक वोट है, ये मेरा आइनी हक है, फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं वोट डाल सकूं। मैं वोट डालने जा रहा हूं, रास्ते में एक बंदा मुझे बुलाता है, इशारा करके मेरा शनाख्ती कार्ड छीन लेता और चला गया। अब मेरा हक वोट है, आइन में लिखा हुआ। अब मैं पोलिंग स्टेशन पे गया हूं, सारे लोग मुझे जानते हैं कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस अनवार साहब है, वोट नहीं डालने देंगे मुझे। मेरा हक वोट किधर गया? एक आदमी जिसने जरा ताकत की बुनियाद पे सिर्फ एक चाकू दिखा के, सुआ दिखा के मेरा शनाख्ती कार्ड छीन लिया। तो हम ये जो जिनको हम अपने आईनी हकूक और चीजें कहते हैं, अब मुझे हक जिंदगी है, हक जिंदगी है। हाँ जी। पानी जहरीला आता है मेरे नलके में, लिखा होता है पानी पीना नहीं है, फिर क्या है? हक जिंदगी किधर गया? अगर मैं जहरीला पानी पी रहा हूँ, जहरीला फूड खा रहा हूँ, हक जिंदगी मेरा किधर गया? तो हमें असल जरूरत तो है कि जो चीजें लिखी हुई हैं उन पे अमल दरामद कैसे। अब मैं अगर अनवारुल हक हूं और दो कैंडिडेट हैं, दोनों मानते हैं मैं अनवारुल हक हूं, और मैं कहता हूं मेरा शनाख्ती कार्ड छीन लिया रास्ते में एक बंदे ने, चोर ने, तो मुझे वोट का राइट दे दे, लेकिन हमने नहीं देना, क्योंकि हम शनाख्ती कार्ड को ताश की तरफ फेंट के अपने इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर सकते। तो ये पूरी एक सिस्टम है ना जिसको ठीक अपग्रेड कर लें, फिंगरप्रिंट्स पे ले आए, मशीन लाएं, आप अंगूठा कहे, वो इसमें बहसी हो रही है ना कि अब इलेक्ट्रॉनिक वो तो अब अगर मेरा बैंक जो है मेरा एक शहर से दूसरे शहर में फिंगरप्रिंट से मेरा अकाउंट चल सकता है, तो मेरा वोट क्यों नहीं चल सकता? जैसा 18वीं तरमीम से मुझे ज़हन में आता है कि जो बुनियादी हकूक हैं इंसान को हासिल, उसमें पाकिस्तान में हमें आर्टिकल 10A भी मिला, BC। हाँ, बिल्कुल है। और ये जो दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ जब, तो जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस हैं वो बड़े शफाफ हुए, कैमरे लग गए, इंक्वायरीज हो रही हैं, वो सब सामने पता चल रहा है, क्या आईओ क्या कह रहा है, मुल्जिम क्या कह रहा है, ये चीज़ें सामने आ गई। तो इधर तो बस हमने पढ़ा ही आया है। इम्प्लीमेंट होने का मतलब 10A का डेफिनेशन ही है कि आपने बंदे को पूरा राइट देना है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, कहीं पे कोई झोल नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो जो मैंने कहा कि वो तो लेबोरेटरियों से पॉसिबल है,
वो तो साइंस से पॉसिबल है, वो DNA से पॉसिबल है। ओए होए। तो ये हम कहां से लेके आएंगे? क्या मुश्किल होता है किसी चीज को साबित करना आज की साइंस की दुनिया में? क्या नहीं साबित हो सकता? क्या बिला शुक्र शुबा साबित नहीं हो सकता? कहां मेरी ये जुर्रत होगी बतौर जज के मैं लिखूं, मैं इसको शक का फायदा दे के बरी करता हूं अगर मेरे सामने एक साइंटिफिक एविडेंस पड़ी हुई है? क्या है हमारा कानून कि हमारे सामने एक घर में चोरी होती है, वो अपनी CCTV फुटेज लेके थाने जाते हैं, वो बेचारे CCTV फुटेज दिखाते हैं, लोग शनाख्त हो जाते हैं, फिर भी सजा नहीं होती, झोल रह जाते हैं। उस इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बेचारे को पता नहीं होता कि एविडेंस को महफूज कैसे बनाना। तो वो जो आम आदमी बेचारे का मामला है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। तो वो फिर वो बात आ गई, इम्प्लीमेंट किसने कर, रियासत नहीं करनी। रियासत का मतलब ही ये है कि वो हमें वो फैसिलिटी दे कि हमें माँ जैसी लगे। अब ये कहानियों में और शेरों में तो नहीं ना होना है, नहीं होगा। अगर वो इंसाफ देगी हमें, माँ जैसी लगे। माँ का घर में क्या रोल होता है? जो माँ ना रहे, किसी एक बेटी की ज्यादा फेवर करनी शुरू कर दे, वो माँ रह जाती है फिर घर में। वो जिनको लगता है हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हो, अपनी संगी माँ से भी नाराज हो जाती। माँ का मतलब ये है सबके लिए एक जैसी, सबके लिए सॉफ्ट, सबके लिए एक ठंडी हवा का झोंका। तो रियासत माँ बनती है तो कैसे बनेगी? ADR लिया है, रियासत माँ बन जाएगी, मैं गारंटी करता हूँ, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आप पाकिस्तान में ADR को सही तरीके से नाफज कर दें, यही रियासत आपको माँ लगेगी। अब क्योंकि आप अपने डिस्प्यूट को बाहर बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे, आपको अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े केस रह जाएगी अदालत। आपका हक है अदालत में जाने का। IDR से ये मतलब नहीं है कि आपका अदालत में जाने का हक खत्म हो जाए। सिर्फ आप जज को ये मजबूर करें कि ना सुन केस, बंद कर दे इस फाइल। ये भी तेरा बरला नहीं आया इस केस को सुनने का, इनको को जाओ जाके सुलह करने की कोशिश करो, किसी सियाने के पास बैठ जाओ, अपने बयान वहां जाके दो ताकि वो अदालत के बाहर बैठ के तुम्हारा फैसला कर दे। बिल्कुल। लेकिन हम ये कर नहीं रहे, हमें इसको ये सूट नहीं करता। हजारों लोग सुबह अपने घरों से सफेद चादरें सरों पे बांध के निकल आते हैं, पगड़ियां, और गांव से और कचहरियों में बैठ जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो इस मुल्क में इनकलाब पैदा कर सकते हैं अगर वहां बिजी ना हो। हमें वो वहां बिजी सूट करते हैं, रहने दें उनको वहां मसरूफ। जैसा मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, और ये मैं अक्सर शख्सियात से आखिरी सवाल यही पूछा करता हूँ, और मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर दोबारा आपको मौका मिले टू स्टार्ट द लाइफ अगेन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अब जिंदगी कैसी गुजारेंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे, और लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? ये क्या वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि जी मेरी जात के लिए चूंकि पूछा आपने, पर्सनली मैं आपको इट इज वेरी पर्सनल, मैं आपको अपने दिल से बताता हूँ कि अब अगर मुझे दोबारा भी जिंदगी मिले और बार बार भी मिले, तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक बहुत ही कामयाब और खुश इंसान रह सकता हूँ अगर मैं एक मीडिएटर की जिंदगी गुजारूं, जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, जो मैं लोगों के दरमियान पकड़ के सुलह करा रहा हूँ। ये जो सुलह कराने वाला अमल है, ये लोगों को ये समझाने का अमल है कि आप लोगों के गले ना पड़े। दोबारा चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? चीफ जस्टिस बनना तो इसमें कोई वैल्यू रखता ही नहीं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक असल काम तो ये है कि आप दो लोगों के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर लें। वो जो बंदा फैसला लेने आया है उसको इंसाफ दे दे। वो बेचारा आया था इंसाफ लेने, मैंने फैसला दे के घर भेज दिया। क्या किया मैंने? चीफ जस्टिस बन के फिर वही काम करूंगा, फिर इसी तरह रोऊंगा बैठ के बाद में। रिटायर होके एंजॉय करने की बजाय अपनी पेंशन को मैं लोगों की मिन्नतें करूंगा। छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे मैनेजर साहब ने एक बंदे को टोक दिया जब उसने मुझे कहा आपको ना तो नहीं पता। अच्छा, बंदे ने आपको कह दिया? मुझे कहा एक बच्चे ने, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने सुलह करा दिया, 10,000 महीना मांगती है, मैं कागज पे लिख के दे दिया कि 10,000 महीना इसको दे दो, साइन करो। कहता जी मैंने नहीं साइन करने। मैंने क्यों? कहते मुझे फंसा रही है, मैंने साइन नहीं करने, वैसे मैं दे दूंगा 10,000। और मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं यार सुना, ये 2-3 साल का पुराना केस खत्म हो रहा है, तुम्हारे घर जाने को तैयार है। कहता जी मैंने लिख के नहीं देना। जब मैंने ज्यादा इंसिस्ट किया, कहता जी आपको कानून का नहीं पता, ये मुझे फंसा रही है, कल को अदालत पे ले जाएगी कागज से। तो वो हमारे जो मैनेजर साहब है वो हंस पड़े, उन्होंने कहा इनको भी कानून का थोड़ा सा पता है, उनको यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो ये जो मिन्नत समाजत वाला काम है, ये जो बच्चों के साथ बैठ के उनकी सुलह कराने का काम है, जो दो लड़ते हुए लोगों को एक मेज पे बिठा के हंसते हुए उठ के जाते हुए देखने वाला अमल है, ये ज्यादा मजे का।
वो तो अदालत से बेचारे एक बंदा गालियां देता हुआ जाता है, एक बंदा दुआएं देता हुआ जाता है। वो क्या मंजर है अदालत का कि एक के हक में फैसला हो गया, एक के खिलाफ हो गया, इंसाफ कंटिन्यू हो। ये आपके इस जवाब ने आखिरी सवाल के बाद एक और सवाल पैदा कर दिया। जी जी। एक चीफ जस्टिस जिसकी गाड़ी आके रुक जाए ना तो टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं लोगों की। इतना मर्तबा रुतबा भला करीम के करम से होता है, अल्लाह की तरफ से करम है। और आज ये आलम है कि एक आम आदमी जिसकी शायद 20-30 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह होगी, वो आपको कह रहा है तुम कानून का नहीं पता, और आप फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं। हाँ, ये सर ईगो किधर चली गई है? अगर मैं अपनी ईगो को मारने का अमल ना सीखता, अगर मैं यहाँ से 15 दफा कोनिया ना जाता तुर्की में और उम्मी के मज़ार पर लोगों से ना मिलता जो ईगो मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो इस काम के माहिर हैं, तो मैं ये काम एक दिन भी नहीं कर सकता था। मेरे तो बच्चे भी मेरी बात ना सुन, अपनी औलाद भी नहीं सुनती। ये लोगों के बच्चे हैं जो बेचारे टाइम मांग मांग के मिनट समझ करके आते हैं कि एक दफ़ा हमसे बात कर लें, मेरा घर टूट रहा है। तो उन बेचारों का यही उनको समझ है कि ये हमारी ईगो का कील निकाल दे। हम कहते हैं ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में वर्कशॉप है छोटी सी, मैं ब्रेकें ठीक करता हूँ। जब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, हर मियाँ बीवी से पूछता हूँ, आप एक दूसरे को गालियां देते हो? बच्चे सुनते हैं, कहते सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं, सुनते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं, सुनते हैं। बुरा नहीं लगता? नहीं, बहुत बुरा लगता है। शर्म नहीं आती? आती है। तो जब एक काम पे शर्म भी आती है, बुरा भी लगता है, अपने बच्चों के सामने माँ बहन की एक दूसरे को मियाँ बीवी गालियां भी दे रहे हैं, मार कुटाई भी कर रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ब्रेक खराब। तो हम कहते हैं ये वर्कशॉप है, या हम ब्रेक ठीक कर। 60% केस साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है। 60% प्लस केस है इस वक्त जिसमें हमें साइकेट्रिस्ट की मदद लेना पड़ती है। एक अदारा है पाकिस्तान का जो हमें एक साइकेट्रिस्ट की मदद प्रोवाइड की हुई है कि जब मैं रिकमेंड कर दूं तो फ्री में उसका इलाज भी कर, क्योंकि जरूरत है। यहाँ पे हमें बंदों को समझ नहीं है बेचारों। कोई घर नहीं तोड़ना चाहता, कोई अपने बच्चों को इस तरह नहीं देखना चाहता कि बच्चे रो रहे हों और जज बेबस हो और 2-2 टुकड़े करके बच्चे बांटने पड़े। कोई नहीं चाहता घर, कोई माँ बाप नहीं चाहता। वो नहीं चाहते हो तो फिर आज वो मेरे पास बैठ के अकेले अकेले कहते हैं मैं सॉरी करता हूँ अपनी बीवी से, उसके सामने नहीं कर सकता। अब सोचो ये क्या है, हम कहाँ बैठे। बीवी कहती है मैं सिर्फ पाँव पड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरी नंदे मेरे सर के ऊपर सवार हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये क्या कल्चर है जिसको हम पर वोट कर रहे हैं? क्या ये अदालतों में जाके होने वाले मसले हल होंगे? वहाँ कोई जज, सिविल जज हमारा ये मसला फैमिली जज बेचारा करे? ये मसले तो हम नहीं, हम बाहर बैठ के हल। जैसे साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सका। मुझे ये उम्मीद है और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को इसलिए लाखों करोड़ों लोग सुने और देखें कि इसके अंदर खैर की बात है, इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर सुलह है। और अगर हमारी पॉडकास्ट को देख के कोई लोग भी सुलह की तरफ माइल हुए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा यहाँ पे आना और आपका गुफ्तगू करना अल्लाह ने कबूल किया। मैं आपका बहुत मशकूर। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मेरे साथ बातचीत करने। आपका ये जो सारा अमल है अल्लाह में इसमें बहुत बरकत दे। आपके माशाल्लाह जो सवालात हैं, आपने बहुत ज़रूरी बातें पूछी हैं, मुझे बहुत खुशी। अल्लाह में आप इससे भी बड़ा पॉडकास्ट और बड़े बड़े पॉडकास्ट करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जैसे सब थैंक यू।